नमस्कार भारत, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय ग्रुप में तीन गोलमेज सम्मेलन एक ऐसा राजनीतिक ड्रामा जिसने भारत की आजादी की दिशा बदल दी लेकर आया हूं। लंदन 1930 का दशक। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था, लेकिन भारत में आजादी की आग भड़क चुकी थी। साइमन कमीशन के विरोध, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्र और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेजों को हिला दिया था। भारत अब केवल एक उपनिवेश नहीं रहा था, वो चुनौती बन चुका था। इसी समय नानी गतिरोध को सुलझाने के लिए ब्रिटेन ने 1930 से 1932 के बीच लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। नाम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC। एक गोलमेज जहां सबको बराबरी का दिखावा किया गया, लेकिन क्या सच में सब बराबर थे या ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल थी? इन सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, उदारवादी नेता, एंग्लो इंडियन, राजा महाराजा सभी को बुला लिया गया। अंग्रेज दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वे भारत से बराबरी की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश नौकरशाही की सोच भी बदलती दिखी। भारतीयों को संवैधानिक स्तर पर महत्व दिया जाने लगा, लेकिन पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा था, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिम, दलित सवर्ण, राजा प्रजा, कांग्रेस अल्पसंख्यक के बीच ऐसी राजनीतिक दीवारें खड़ी करनी शुरू की जिनकी गूंज आगे चलकर देश के विभाजन तक सुनाई दी। भारतीय समाज की विविधताओं को राजनीतिक हथियार बनाया गया, राष्ट्रीय एकता को धीरे धीरे कमजोर किया गया। इसी बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हुआ। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में पहला सम्मेलन हुआ। वायसराय थे लॉर्ड इरविन, लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें शामिल ही नहीं हुई। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, उदारवादी नेता और राजा महाराजा मौजूद थे, पर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति गायब थी। सम्मेलन का उद्देश्य था साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर चर्चा और भारत के लिए संवैधानिक सुधार, लेकिन परिणाम क्या आया? शून्य। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रभाव को कम करना चाहती थी। विभिन्न वर्गों को अलग अलग पहचान देकर भारत को टुकड़े में देखने की नीति अपनाई गई। सम्मेलन असफल रहा। आखिरकार अंग्रेजों को समझ आया कि गांधी जी के बिना भारत से बातचीत संभव नहीं है, और फिर हुआ गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में। फिर उसके बाद आयोजन होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 11 दिसंबर 1931 के बीच। अब वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड इरविन जा चुके थे और उनके साथ चली गई थी थोड़ी नरमी भी। विलिंगटन आते ही गांधी जी को ढूंढी का और साफ कर दिया कि गांधीवादी विचारों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ब्रिटिश रवैया अब और कठोर हो चुका था। फिर भी इस बार कांग्रेस ने भाग लिया। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, MM अंसारी, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और सुरनी नायडू जैसे नेता सम्मेलन में पहुंचे। कांग्रेस का दावा था हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने अल्पसंख्यक राजनीति का ऐसा जाल बुना कि पूरा सम्मेलन उसी में उलझ गया। मुस्लिम लीग, सिख, दलित, एंग्लो इंडियन सभी को अलग राजनीतिक पहचान दी जाने लगी। अल्पसंख्यकों के समूह बनाकर गांधी जी का विरोध कराया गया। मांग उठी, हमें अलग राजनीतिक अधिकार चाहिए, पृथक प्रतिनिधित्व चाहिए। इसी दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के अधिकारों के सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे। वे दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व के पक्षधर थे। वहीं गांधी जी संयुक्त निर्वाचन चाहते थे। यहीं से भारतीय राजनीति का सबसे संवेदनशील संघर्ष शुरू हुआ। उसी समय दुनिया भी संकट में थी। ग्रेट डिप्रेशन यानी विश्व आर्थिक मंदी ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। ब्रिटेन भारत पर अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहता था। औपनिवेशिक कूटनीति अपने चरम स्तर पर थी। ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल जैसे दक्षिणपंथी नेता भारतीयों को बराबरी देने के विरोध में थे। चर्चिल ने गांधी को अधनंगा फकीर कहा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की लेबर पार्टी की मिलीजुली सरकार सत्ता में थी। गांधी जी जब 1915 में भारत लौटे थे, तब मुंबई ने उनका भव्य स्वागत किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें स्पिरिचुअल लीडर, ऑनेस्ट पर्सन और बोल्शेविक जैसे शब्दों से संबोधित किया था। गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल जैसे ऐतिहासिक जगह भी उस दौर की राजनीति की साक्षी बनी, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी अकेले कांग्रेस प्रतिनिधि थे, इसलिए भारत की सभी राजनीतिक आवाजों को पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। इसके बाद आया सबसे विवादित फैसला, कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932। रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया और फिर इतिहास बना 1932 का पूना समझौता। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आमने सामने थे, लेकिन उद्देश्य एक था, भारत का भविष्य। दूसरी ओर राजा महाराजा भी उत्तरदायी सरकार के पक्ष में नहीं थे। वे अपने विशेषाधिकार बचाना चाहते थे। कांग्रेस केंद्र और प्रांत में उत्तरदायी शासन चाहती थी, लेकिन रियासतों ने उसका समर्थन नहीं किया। गांधी जी निराश होकर भारत लौटे। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया और भारत की राजनीति
और अधिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ गई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 17 नवंबर से 25 दिसंबर 1932 यह सम्मेलन शुरू होने से पहले ही लगभग समाप्त माना जा रहा था। कांग्रेस शामिल नहीं हुई। लेबर पार्टी के कई सदस्य भी अनुपस्थित रहे। केवल 46 प्रतिनिधि शामिल हुए। औपचारिक चर्चा हुई और पहले से तय एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। मुस्लिम लीग के नेता आगा खान सक्रिय थे और इसी समय चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। इतिहास करवट ले रहा था। हालांकि सम्मेलन असफल रहा, लेकिन यहीं से भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की आधारशिला रखी गई। संघीय संरचना, प्रतिनिधिक शासन और संवैधानिक सुधारों की दिशा तय होने लगी। गोलमेज सम्मेलनों की असफलता का कारण भी स्पष्ट थे। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच अविश्वास, सांप्रदायिक राजनीति, ब्रिटिश हठ धर्मिता, अल्पसंख्यक प्रश्न, पूर्ण स्वतंत्रता पर असहमति। फिर भी इन सम्मेलनों की उपलब्धियां कम नहीं थी। भारतीय नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला। भारतीय प्रश्न विश्व राजनीति में प्रमुख बना। संघीय शासन की अवधारणा मजबूत हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की नींव पड़ी। 3 गोलमेज सम्मेलन केवल बैठकों की श्रृंखला नहीं थी, वे भारत के भविष्य का राजनीतिक युद्ध क्षेत्र थे। यहाँ एक और अंग्रेज साम्राज्य अपनी सत्ता बचाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर भारत अपनी पहचान, प्रतिनिधित्व और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। यद्यपि ये सम्मेलन तत्काल स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहे, परंतु उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को संवैधानिक और वैचारिक दिशा प्रदान की तथा भारतीय लोकतंत्र की भावी संरचना की नींव रखी। और शायद यही कारण है कि लंदन की उस गोलमेज पर हुई बहसों की प्रतिध्वनि आज भी भारतीय लोकतंत्र में सुनाई देती। नमस्कार, जय